नमस्कार दोस्तों। राजनीति और रणनीति में क्या फर्क होता है? फर्क बस जीत और तैयारी की होती है। चुनाव के माहौल में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पार्टियां क्या कुछ नहीं करती हैं। ऐसे ऐसे वादे करती हैं जो पूरा हो या ना हो पर सुनने में काफी अच्छी लगती हैं। और अब बंगाल तो स्वाभिमान और संघर्ष की लड़ाई है, जहां पर टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम सभी अपने अपने तरह से वोटरों से अपील कर रही हैं। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, इसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं हुआ है। मैंने कुछ एनालिसिस किया है 2011 से 2019 तक, और इसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जहां पर फर्स्ट में बीजेपी, सेकंड टीएमसी, थर्ड कांग्रेस और फोर्थ में हम सीपीएम की बात करेंगे। बंगाल में 34 साल राज्य करने के बाद आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 2011 में ममता बनर्जी के हाथों में चली गई। 2011 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने बंगाल के 294 सीटों में से 289 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि कितनी सीटों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई थी। 0, एक बिग 0। कोई भी सीट पर बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो नहीं जीत पाया था, और उस वक्त उनका वोट शेयर था 4.06%। और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद बंगाल तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है पार्लियामेंट का, जहां पर कुल 42 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 42 की 42 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था। और उस वक्त जब पूरे देश में मोदी का लहर चल रहा था, अच्छे दिन आएंगे, जनता माफ नहीं करेगी, इस तरह का जो है आवाज उठ रहे थे, तो इस लहर में भी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी बंगाल में, और उस वक्त उनका वोट शेयर था 17.02%। अब यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन में बीजेपी का जो वोट शेयर होगा वो 17.02 से जो है बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2016 में बंगाल में जब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने बंगाल के 294 सीटों में से 291 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था, और उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर जो है कामयाबी हासिल हुई थी, और उस वक्त उनका वोट परसेंट घट करके 10.06% आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 2016 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी बीजेपी बंगाल में नहीं जीत पाई थी, सिर्फ 3 सीटें ही हासिल कर पाई थी। तो अब यहां पर आप होंगे या फिर कोई भी होगा तो ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आने वाला दिन कुछ और ही होगा। कई पार्टियां यहां पर ये करती हैं कि वो सोच लेती हैं कि ये जो स्टेट है वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन मुझे बीजेपी का यही चीज सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड था उसको बरकरार रखा। क्योंकि बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन 2019 के इलेक्शन में उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि हमें यहां से कम वोट शेयर मिलने वाला है। इसलिए उनका जो मेन टारगेट था वो ईस्ट साइड था, और वहां से जो है वो अपने सीटों को जो है मेकअप करने वाले थे, क्योंकि साउथ साइड में हमें लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है और ईस्ट साइड का जो भाषा है वो लगभग हिंदी से मिलती जुलती है। और अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने आज के बीजेपी का जो है नींव रखा था, वो भी वेस्ट बंगाल के ही हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को एक इमोशनली एंगल भी मिल रहा था चुनाव जीतने का। इसलिए 2019 का इलेक्शन जैसे ही सामने आया तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें बंगाल में जीत सके। और ये जो एंगल था कि बंगाल बीजेपी टाइप नहीं है, इन सारी चीजों को बीजेपी ने गलत साबित किया। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 42 सीटों में से 18 सीट अपने नाम करवाए, और उनका जो वोट शेयर था अचानक से बढ़ करके 40.64% तक जो है जा पहुंचा। अब आप देख सकते हैं कि 2011 से 2019 तक की इस जर्नी में बीजेपी को 10 गुना वोटें मिली हैं। 2011 के 4% वोट से 2019 तक बीजेपी ने 40% वोट हासिल किया है, और अब इसी चीज को वो 2021 के इलेक्शन में दोहराना चाहती है, या फिर ये कहें कि इससे ज्यादा की उम्मीद कर रही है। लोकसभा के इस वोट को बीजेपी स्टेट इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहती है, और अगर वो नहीं जीत पाई तो यहां पर बीजेपी का प्लान ये रहेगा कि वो वेस्ट बंगाल की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाए। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में 34 साल की कम्युनिस्ट पार्टी को हरा करके ममता बनर्जी ने एक जबरदस्त जीत हासिल की थी, और 2011 के असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी ने 294 सीटों में से 189 सीटें जीती थी। उस वक्त वो कांग्रेस के अलायंस में थी, यानी कांग्रेस से गठबंधन की हुई थी, और उस वक्त टीएमसी का जो वोट शेयर था वो 39.9% था। और ठीक 2014 में ये जो लहर था वो और भी तेज हो गया, और 2014 के बंगाल के पार्लियामेंट इलेक्शन में ममता बनर्जी ने बंगाल की 42 सीटों में से 34 सीटें जीत ली, और उस वक्त उनका जो वोट शेयर था वो भी कांस्टेंट था 39.8%।
और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी, उस वक्त भी ममता बनर्जी ने बंगाल की 34 सीटें जीती और नेशनल पार्लियामेंट में एक लार्जेस्ट ग्रुप के साथ उनकी पार्टी ने अपना नाम दर्ज कराया। और यही चीज़ हमें 2016 के इलेक्शन में भी देखने को मिली। और 2016 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी ने 294 सीटों में से 211 सीटें अपने बलबूते पर जीती थी, क्योंकि 2016 के इलेक्शन में वो कांग्रेस के अलायंस में नहीं थी। कांग्रेस और सीपीएम ने आपस में अलायंस कर लिया था और यहाँ पर ममता बनर्जी ने अकेले ही कांग्रेस और सीपीएम दोनों को जो है हराया था और बंगाल में 211 सीटें हासिल की थी। और उस वक्त जो उनका वोट शेयर था वो 44.9% था। 2016 के इलेक्शन के बाद बीजेपी ने टीएमसी पार्टियों की कमियां और इनकी लीडरों पर देख रेख करना शुरू कर दिया और इसीलिए जब 2019 में बंगाल में लोकसभा इलेक्शन हुआ तो टीएमसी सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि टीएमसी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 43.7% था, यानी ममता बनर्जी के खीमे से वोट कट ऑफ नहीं हुए, क्योंकि 2016 में उन्हें 44.9% वोट शेयर मिला था, तो 2019 में 43.7% वोट शेयर मिले, जो कि लगभग सेम ही है। और बीजेपी चाहकर भी ममता बनर्जी के इस वोट शेयर को कम नहीं कर सकती। और यहाँ पर 2011 से 2019 तक की इस जर्नी में लगभग 40 से 45% वोट शेयर टीएमसी को मिलता आ रहा है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की असल परेशानी आखिर है कहाँ? यहीं से पेश शुरू होती है कांग्रेस की। 2011 के बंगाल असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी और उस वक्त उनका वोट शेयर था 9%। उस वक्त वो टीएमसी के अलायंस में भी थी। उसके बाद 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस ने बंगाल के 42 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और उनका जो वोट शेयर था वो 9.7% था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 से 2014 तक कांग्रेस का जो वोट शेयर रहा है वो लगभग 9% ही रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस को जो 9% वोट मिलते हैं बंगाल में, यही वोट उनके लॉयल वोट हैं, यानी यही कांग्रेस को मिलने वाले ईमानदार वोट हैं, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब 2016 का असेंबली इलेक्शन हुआ बंगाल में, तो कांग्रेस ने टीएमसी का साथ ना देकर के सीपीएम का साथ दिया और इसके बावजूद भी कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 44 सीटें ही मिल पाई। गलती कांग्रेस की ही है, क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम करना चाह रही थी और इन्होंने 2011 का इलेक्शन कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ा था। लेकिन 2016 के इलेक्शन में कांग्रेस का झुकाव लेफ्ट की तरफ जाने लगा। लेफ्ट जिन्होंने 2011 से पहले ममता बनर्जी को खूब परेशान किया था और बुरी तरीका से मारा भी था, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के ब्रेन में काफ़ी गहरी चोट भी आई थी। इसीलिए आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी हमेशा से जो है लेफ्ट पर गुस्सा रहती हैं। इसलिए 2016 के इलेक्शन में जब कांग्रेस ने सीपीएम का साथ देने का ऐलान किया, तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया और वो कामयाब भी हुई। और यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर भी टीएमसी को हरा नहीं पाए। टीएमसी ने 211 सीटें पर जो है कामयाबी हासिल की और उनका जो वोट शेयर था वो भी काफ़ी बढ़ गया। और यहाँ पर कांग्रेस जो कि लेफ्ट के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 44 सीटें ही जीत पाई और उनका जो वोट शेयर था वो 12.7% रहा। और यहाँ पर टीएमसी ने 211 सीटें बंगाल में जीत करके सीपीएम और कांग्रेस दोनों को जो है जड़ से उखाड़ फेंका। उसके बाद 2019 का इलेक्शन कांग्रेस ने फिर से लेफ्ट के साथ मिल करके लड़ा और यहाँ पर आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने 42 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की और उनका जो वोट शेयर हो गया वो 5.6% हो गया। अब बात करें सीपीएम की, तो सीपीएम ने 2011 में 40 सीटें जीती थी और उनका जो वोट शेयर था वो 30% था। उसके बाद 2014 के इलेक्शन में उन्होंने 2 सीटें हासिल की और उनका वोट शेयर 22.9% हो गया। उसके बाद 2016 के इलेक्शन में सीपीएम ने 26 सीटें हासिल की और उनका वोट शेयर घट करके 20% हो गया। उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन आया तो सीपीएम को 0 सीटें हासिल हुई, यानी वो कोई भी सीट पर कामयाब नहीं हो सका और उनका जो वोट शेयर हो गया वो 6.3% हो गया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि 2011 के बाद से सीपीएम और कांग्रेस का वोट शेयर 6% तक सीमित होकर के रह गया है और मुझे ये नहीं लगता कि 2021 की इलेक्शन में सीपीएम और कांग्रेस की कोई भी भूमिका होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी 1990 की तरह सोच रहा है। वो अभी भी पुरानी तरकीबें इस्तेमाल कर रहा है कि अलायंस कर लेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएं। देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की प्योर अलायंस ममता बनर्जी ही हैं,
लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट की विचारधारा आपस में मिलती जुलती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस लेफ्ट का साथ दे रही है। या फिर दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यहाँ पर टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट की दावेदारी दे रही हैं, तो यहाँ पर राहुल गांधी भी अपने पार्टी की ओर से पीएम कैंडिडेट का दावेदारी दे रहे हैं। तो शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि टीएमसी और कांग्रेस आपस में अलायंस नहीं करना चाहती हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में नहीं जीत पाएगी, लेकिन एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की जरूरत है, ऐसा सोच करके उन्होंने अलायंस किया होगा। राजनीति में दो तरह की जीत होती है, पहली लोकप्रियता और दूसरी लोकप्रियता को वोट परसेंट में तब्दील करना। जैसे कि राहुल गांधी लोकप्रिय हैं लेकिन अपनी पार्टी को वोट परसेंट नहीं दिला पाते हैं। वहीं पर अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय होने के साथ साथ वो अपनी और अपनी पार्टी को जो है जीत दिलाते हैं। ठीक इसी तरह से ममता बनर्जी भी हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि ममता बनर्जी का जो वोट शेयर है वो हमेशा से कांस्टेंट रहा है। ना ही हमें इनमें जंप देखने को मिला है और ना ही डाउनफॉल देखने को मिला है। 2011 से 2019 तक की इस जर्नी में ममता बनर्जी का वोट शेयर लगभग सेम रहा है। अब 2019 की अगर हम बात करें तो टीएमसी का जो वोट शेयर है वो लगभग 44% के करीब है और यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का भी वोट शेयर तकरीबन 40 से 41% तक का जो है जा पहुंचा है। तो अगर हम बात करें कि वाकई में अगर बीजेपी बंगाल में जीतना चाहती है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले टीएमसी का जो वोट शेयर है उसे उन्हें घटा करके 40% के करीब ले जाना पड़ेगा और खुद के वोट परसेंट को बढ़ा करके 45% के करीब ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस को लगभग 6% वोट मिलते हैं जो कि हुए 12। और अगर यहाँ पर बीजेपी 45% वोट हासिल करती है और 40% वोट टीएमसी के खाते में जाते हैं तो टोटल हुए 97% और यहाँ पर 3% अदर्स में वोट दिए जाते हैं। तो इस तरह करने में अगर कामयाब हो जाती है बीजेपी तभी वो बंगाल में जीत सकती है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यही तो इलेक्शन है। क्योंकि पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी चीज यही है कि इसमें रोमांच होता है, गली गली में हमें चर्चा देखने को मिलता है कि आखिर कौन जीतेगा। कंक्लूजन पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ काम किया है। ममता बनर्जी की पार्टी 1998 में बनी थी और उस वक्त बंगाल में एक कॉमन एनिमी थी लेफ्ट, और चूंकि बीजेपी एक राइट विंगर पार्टी है तो इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया था और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के चले जाने के बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया और एक वाहिद पार्टी जिनके साथ ममता बनर्जी ने अलायंस नहीं किया है वो है लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला करवाया और ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है और यहीं से एक रियल बंगाल टाइग्रेस का जन्म हुआ। और आज बीजेपी से ममता बनर्जी फाइट कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उससे ममता बनर्जी को काफी परेशानी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति अच्छे तरीके से जानती है। बंगाल में इलीगल इमिग्रेंट्स का भी मसला हमेशा से रहा है और बंगाल में इलीगल इमिग्रेंट्स का जो कोड वर्ड है वो मुस्लिम को ही कहा जाता है। 2011 के पॉपुलेशन सेंसस की अगर हम बात करें तो बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीजेपी का कहना है ये एक्चुअली में 40% है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 30% मुस्लिम आबादी बंगाल में है और यहाँ पर बीजेपी जानती है कि ये 30% वोट उन्हें मिलने से रहे, तो वो इन 30% वोट को छोड़कर जो है उन्हें आगे देखना पड़ेगा और बीजेपी उन 70% वोटरों को देख करके अपना प्लान बनाती है और उन्हें यह कहती है कि आपको उन 30% वोटरों को देख करके हमें वोट देना होगा, जस्ट लाइक एन एनिमी, और अपना एक पोलराइजेशन इफेक्ट डालती है या फिर ये कहें कि अपना वेपन इस्तेमाल करती है। ममता बनर्जी हमेशा से कहती आई है कि ये गलत है, ये वाहियात है, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये कहा है कि वाकई में बंगाल में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है? तो इसका आंसर होगा नो। हालांकि 2005 में उनका कोई और ही स्टैंड था। 2005 में पार्लियामेंट में उन्होंने अपना पेपर स्पीकर के ऊपर फाड़ करके उछाल दिया था और ये कहा था, द इन्फ्लेंट्रेशन इन बंगाल इज डाइजेस्टेड नाउ, आई हैव बोथ इंडिया एंड बांग्लादेशी वोटर्स इन माई लिस्ट, देयर इज अ वेरी सीरियस मैटर आई वुड लाइक टू नो व्हेन इट विल बी डिस्कस इन द हाउस। लेकिन हाउस में उनका जो है ये जो मैटर था उस पर बात नहीं हुई। सोमनाथ चटर्जी ने जो है इसे एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने गुस्से में आकर के अपना पेपर जो उन्होंने हाथ में लिया था स्पीकर के ऊपर फाड़ करके फेंक दिया। और आज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि राहुल गांधी
और अरविंद केजरीवाल गुस्से में आकर के जो है अपना पेपर स्पीकर के ऊपर जो है फाड़कर उछाल दिया करते हैं। तो इससे काफी पहले जो है ममता बनर्जी ने यह काम ऑलरेडी करके दिखा दिया है। हालांकि ये एक पाप है, संसद के नजर में ये एक पाप है, लेकिन हमें जो है पास्ट में जाने से अच्छा जो है हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।